पहले चुनाव में जीता मैं 37,000 वोट से खेगड़ा विधानसभा में, चौधरी अजीत सिंह जी को 37,000 लीड करी मैंने। और दूसरे चुनाव में मैं 34,000 से जीता खेगड़ा विधानसभा से, और बागपत मेरी बराबर 2.25 वोट मिला। दोनों बार हराया मैंने चौधरी साहब को, जब चौधरी साहब दोनों बार हार गए वहां, और मेरी बागपत में बराबर टक्कर, सिवाल खास में बराबर टक्कर, बरनावा में मुझे मिली 34,000 वोट, छपरौली ले गया बस 1-2 लाख की लीड। छपरौली तो एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। मुझे उस चुनाव में, मेरे पहले चुनाव में हर गांव में जाटों ने मेरा स्वागत किया। मुझे खुशी होती थी कि भाई हमारी एक ही बिरादरी है गुर्जर जाट, तो मैंने कहा ठीक है मुझे भी सम्मान मिल रहा। लेकिन जब मैंने देखा गांव गांव स्वागत बड़े तगड़े हुए, जब वोट निकली तो कुछ नहीं, किसी गांव में 8 किसी में 6। वो मैंने कहा ये कैसा परिवार है मेरा। मैं बड़ा परेशान, और सारी टीम मेरे साथ। अब 6 महीने बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो वहाँ कासमपुर खेड़ी है, उसमें मेरे एक दोस्त है विजय जी, उन्होंने सभा रखी पहले भी और दोबारा। मैंने वो क्या किया, मैंने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रही, भीड़ तो इतनी है, पैसा भी दे रहे हो, और मैंने कहा वोट यहाँ से मुझे कुल 12 मिली। मैंने भाई ये बात तो गलत है, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हो। तो जब कुछ लोग अजी नहीं आपके नहीं, आपके समझ में आ गया, आपके ये हो गया है, युवा बोले, तो एक ताऊ उठे, ताऊ उठ के आए, एक बड़े बुजुर्ग थे, हाथ में उनके बैग था, कहने लगा भाई सुनो रहा, हम बतावेंगे भाई, हम बतावेंगे क्या बात थी। तो मैंने कहा ताऊ जी आप ऊपर आओ, तो माइक पे आओ। जब बोले बेटे बात ऐसी है, जाकर तू भी मारा ही है, जाकर कहते हैं वो बच्चे को, बेटे बात ऐसी है, जाकर तू भी मारा ही है, और हम तुझे राय देनी चाहे थे, पर बेटे तेरी साथ तो उस वाली होगी कि जब वोट देने का, राय देने का टाइम, राय बोलते हैं वोट को, राय देने का टाइम आया तो चौधरी चरण सिंह सबके सपने में पहली रात को डोल गया। ये पता हम क्या करें। और मैंने कहा चौधरी साहब रात को डोल गए, क्यों कहा, तो मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या कसूर है, फिर तो तुमने ठीक करा। ये हमारे बिरादरी तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अरे साहब मुझे पता, मेरा परिवार, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वहां से 2 बार हरा दिया मेरे जाटो भाइयों ने, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को, असलियत में जाटों को कुछ समझने वाला नहीं है राणा जी, इनको अगर कोई जरा सा सम्मान दे दे और प्यार से इनके बीच में बैठ जाए ना, तो अपनी जान पे खेल जाते हैं। हाँ पार्लियामेंट पे, वैसे हमारे खेतों में ही तो है पार्लियामेंट, तो वहाँ कहाँ दिक्कत आ रही थी। फिर पुलिस फोर्स में भी हमारे लोग होते हैं। तो मैंने नारा दिया कि मैंने कहा देश धर्म का नाता है, गाय तुम गाय भाजपाइयों की माता है, तो भैंस कांग्रेसियों की फूफी है, और ये दिल्ली में रहे यही तुम्हारी ड्यूटी है, जय श्री राम। ये मेरा नारा देके, और मैं वहां भैंस लेकर के विधानसभा के गेट से बांध दी। पहली चढ़ाई विधानसभा पर, पहली विधानसभा पर पहली चढ़ाई पशुओं सहित वो मुखिया गुजर ने की, वो रिकॉर्ड में है। मेरा दिल्ली में ही मेरा गाँव है। ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह जब हवाई जहाज से उड़ते थे तो बता देते नीचे कौन सा गाँव है। हाँ हाँ ये सच्चाई है। उनसे जमीन से जुड़ा नेता या तो चौधरी चरण सिंह जी को मैं मानता हूँ, देश में उनसे कोई ज्यादा जमीन से चौधरी चरण सिंह के बारे में भी ये कहा और जाता या है कि फिर हर गांव के 10-20 लोगों को जानते थे यूपी में। हाँ, और या फिर चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य थे नेताजी, और नेताजी का शिष्य हूँ मैं। नीदरलैंड से गोबर आयात कर रही है हमारी सरकार, और मैंने कहा गोबर के चक्कर में तो दिल्ली की हमारे रोजगार छिन रहा। तो मैंने एक पॉलिसी निकाली, मैंने कहा भाई जितना हमने 50 भैंसा बुग्गियों में गोबर भरा, और तमाम गोबर पार्लियामेंट पे लेके पहुंच गए। कैसे कटवाते हैं? बड़े साजिश वाले लोग हैं, बड़े षड्यंत्रकारी हैं, बड़े भयंकर। कुछ करते रहेंगे, खूब कुछ करते रहेंगे पूरे 5 साल, काम लेंगे, खूब दौड़ाएंगे, और जब टिकट का टाइम आएगा ये विषय हमारा नहीं है भाई, इनका तो विषय नहीं है, और हमारी जिंदगी खत्म नहीं थी। ज्यादा नेता नहीं थे हमारे समाज में। अब तो हम कई बस भर सकते हैं कई विधानसभा से, इतने नेता हमारे अंदर। तो और जिस दिन पर्चा दाखिल किया, मैंने एक नारा दिया, मैंने कहा एक अंदर की बात है, मुलायम सिंह जी मेरे साथ है, बस मेरा चुनाव हो गया। प्रत्याशी आप कांग्रेस के? कांग्रेस का सिंबल था। हाँ। तो एकदम देख करके उनकी इतनी मोटी मोटी आंखें निकल गई कि ये तू यहाँ कैसे है। मैंने कहा यहाँ मैं प्रथम नागरिक हूँ। क्या? तो माने सब प्रकाश अग्रवाल जी बोले आपको नहीं पता इनको क्या कि ये इनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है। कहते क्या बात कर रहे हो, मुखिया योग्य तो रोज मेरे पास रहता हमारा इतना। मैंने कहा जी मैंने कर दिया काम। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ मुखिया गुर्जर जी हैं। मुखिया गुर्जर राष्ट्रीय पथिक सेना के
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत जुझारू नेता हैं। चौधरी अजीत सिंह के सामने आपने लोकसभा के 2 चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेरठ में आपके बेटे कुलविंदर गुर्जर मेरठ जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। सत्ता के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, बहुत दमदारी से चुनाव लड़ा और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, साफ गोई के लिए, बेलोस अंदाज के लिए, बेबाक अंदाज के लिए। किसानों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत 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 आपका धन्यवाद राणा जी। आपका जो सियासी करियर है, राजनीति का जो सफर है, वो बड़ा दिलचस्प है और यूं तो पूरी जिंदगी की कहानी आपकी बहुत दिलचस्प है। तो मैं चाहूंगा कि इस दिलचस्प कहानी के कुछ किस्से आज हम साझा करें YouTube के दोस्तों के साथ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, अचानक आपका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ होता है, ये कैसे हुआ? इसके 2 कारण हैं कि वहाँ यूनिवर्सिटी में EC चीफ एजुकेटिव काउंसिलर का इलेक्शन हुआ। तो वहाँ हमारा एक लड़का है नसीब सिंह, तो वो 3-4 बार विधायक रहे फिर बाद में, तो उसको टिकट मिला तो उसको चुनाव लड़ाने के लिए लगे। मैं भगत सिंह कॉलेज में था, मेरे से बड़े भाई हैं डॉक्टर शैलेश जी, हम दोनों भगत सिंह कॉलेज में थे। और साहब सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ लाइब्रेरियन थे, जो मुख्यमंत्री रहे जी, तो वो अभी हमारे परिवार के थे। तो उस नाते जब नसीब सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोगों ने पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में युवा जितने छात्र थे वो सब उनके नारे लगाते थे। जब हम उनके नारे लगाते थे तो चुनाव तो जब होता था तो मुझे ऐसा अंदर खाने ऐसा महसूस होने लगा कि यार ये नारे मेरे क्यों नहीं लग सकते। तो कितनी उम्र थी आपकी उस समय ऐसी थी कोई 17-18 साल, 17-18 साल थी। तो मुझे एहसास हुआ कि ये नारे मेरे भी लग सकते हैं। तो उसके लिए मैंने युवाओं को फिर जोड़ना शुरू करा जो नारे लगा सके। इसी दौरान एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि देश की राजधानी पर चढ़ाई कर दी हमारे ही परिवार के और देश के दुनिया के सबसे बड़े किसानों के नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने। तो हमारे यहाँ दिल्ली में क्या है कि गुजरों के गांव बहुत ज़्यादा, तो जो वहाँ चौधरी साहब ने जब बोट क्लब पर चढ़ाई करी तो वहाँ वो लगा फिर अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील हो गया और वो लाखों लोग थे उसमें। तो हमें ये लगा कि भाई हमारे समाज के नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे किसानों की, सारी बिरादरियाँ जो किसान हैं सबकी अगुवाई कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हम सारे युवाओं को इकट्ठा करके वहाँ बोट क्लब पर रहे, उनके सेवा में लगे रहे किसानों की में, और फिर वो लड़ाई और जीते। तो जब से मेरा और हौसला बढ़ गया तो मैं चौधरी टिकैत जी की जो मैं सड़कों पे जो कहीं भी क्लब वाला ऐतिहासिक धरना था, जो ऐतिहासिक धरना था, वहीं से ही मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी अन्याय और अत्याचार के उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव और पायलट साहब उनके बहुत करीबी थे और वो टिकैत साहब के साथ निगोशिएशन भी कर रहे थे। किसी के भी कहने पर सरदेव टिकैत बाबा, महात्मा टिकैत बाबा किसी के कहने पर धरना समाप्त नहीं किया। लेकिन जब राजीव गांधी जी ने राजेश पायलट जी गृह राज्य मंत्री थे, उनसे निवेदन करा गया तुम समझा के देखो, तो टिकैत बाबा ने पायलट जी के कहने पर वो धरना समाप्त किया। तो जब मैं छोटा ही उम्र में था तो मुझे ये चीज एहसास हुई। तो ये जो मेरे अंदर जो ये है ना जो लड़ने का, चाहे मैं सत्ता में होऊंगा, आपने देखा होगा मैं अपनी सरकार में रहते हुए भी अपनी सरकार के नीतियों के खिलाफ तो न हो जाता था, तो मेरे बीच वहीं से पड़ा ये आदर्शों का। तो फिर मुझे लगा कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मुझे भी अब सड़कों पे होना चाहिए। फिर मैंने महापुरुष और क्रांतिकारियों को पढ़ा, तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना संगठन बनाया। इसमें 92 में पथिक सेना बनाई और इसमें तमाम बिरादरियों, विजय सिंह पथिक जी के नाम से इंस्पायर्ड हुआ। विजय सिंह पथिक जी क्या था कि 1915 में सबसे पहला जो बड़ा किसान आंदोलन हुआ बिजौलिया, वो राजस्थान में, तो मैं उनसे फिर वहाँ प्रेरणा लेकर के, और मैं टिकैत बाबा के साथ भी रहता था और अपना संगठन भी चलाता था।
तो ऐसे करते करते ये मुझे फिर यहाँ सामाजिक का रही 4-5 साल मेरे अंदर, राजनीतिकरण बाद में हुआ। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि 160 भैंस के इनकी वन गुजरों की, ये जो देहरादून में हरिद्वार से लेकर और देहरादून तक फैला हुआ है 90 किलोमीटर के इलाके में राजाई नेशनल पार्क, तो वहाँ 160 भैंस जहरीली घास खा के इसलिए मर गई क्योंकि उन्होंने उनको, जब ये घुमंतु जीवन जो जीते हैं, वन गुजर बोलते हैं उनको, मुस्लिम है वो लेकिन हैं गुजर, तो उस नाते वो अपने पशुओं को जो वापस लेके आते हैं अगस्त और सितंबर महीने में, और इसमें मार्च अप्रैल में ये चले जाते हैं ठंडे इलाकों में। तो वो बड़ा अखबारों में छपा, उस समय ये तो था नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो बस फिर मैं अपनी सेना को लेके वहाँ हरिद्वार हम पहुँचे। तो हरिद्वार से BHL के रास्ते से मोतीचूर, डोईवाला, ये सारे रेंज पड़ती थी, अभी याद बहुत 31 साल पुरानी बात है। तो मैं वहाँ से अपनी टीम को लेके जब घुसता था तो 22 नदियाँ पार करके जब मैं मोहंड निकलता था, और मैं 20-20 दिन, 15-20 दिन वहीं उनके डेरे पर ही लेटता था, और उनको एकजुट करके फिर हमने जो सबसे पहला मेरा पार्लियामेंट में खुद का जो प्रदर्शन था वो 14 अप्रैल 1993 को मैंने वहाँ प्रदर्शन किया, वन गुजरों को साथ लेकर। हाँ जी। तो ये क्या डिमांड थी आपकी? ये डिमांड ये थी कि इनको स्थायी रूप से बसाने के लिए आप वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए केंद्र सरकार के मान, और जब तक व्यवस्था ना हो जब तक इनको यहाँ से विस्थापित ना किया जाए। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में कितने लोग मोबिलाइज कर लिए थे आपने अंदर? हजारों लोग। पहले तो हमने कलेक्ट्रेट घेरा यहाँ देहरादून, उस समय यूपी में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था ये, और फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, भगवती सिंह वन मंत्री थे, और हमारे माननीय रामचरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष थे। तो वो पहले तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन किया, फिर यहाँ से हम पार्लियामेंट पहुँचे, और फिर उसके बाद हमने फिर वहाँ धरने पे बैठे और भैंस लेके पहुँचा उनके पशुओं से ही। तो एक बड़ा हंगामा मचा इस बात पे कि भाई ये नया लड़का आया, और उसमें उस तरीके की तमाम दिल्ली की पार्लियामेंट में भैंस लेकर। हाँ, पार्लियामेंट पे भैंस, हमारे खेतों में ही तो है पार्लियामेंट, तो वहाँ कहाँ दिक्कत आ रही थी। फिर पुलिस फोर्स में भी हमारे लोग होते हैं, तो वो समझ गए कि हाँ भाई ये अपने लोगों की समस्या। तो बस उससे मेरा नाम बहुत ज्यादा उछल गया, फ्रंट पेज पे खबरें छपी, और सरकार जो वन गुजरों को लेके पार्लियामेंट में भैंस लेके घुस गया। तो बस उसी पे जो है फिर ये हुआ, राज्य सरकार ने मिल करके, और फिर मोहंड के पास, सॉरी हरिद्वार के पास एक पथरी जगह, वहां फिर किसानों को, सॉरी वन गुजरों को वहां जगह मिल गई। इसी दौरान वो मैं लड़ ही रहा था, कई साल चली है लड़ाई। तो दिल्ली में पहला चुनाव हुआ दिल्ली विधानसभा का दिसंबर 1993 में, और जनवरी 94 में उन्होंने शपथ ली, और शपथ लेते ही जनवरी के महीने में आखिरी में मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने ऐलान कर दिया कि भाई हम दिल्ली के तमाम डेयरियों को, पशुपालकों को दिल्ली से बाहर निकालेंगे, जितने भी गाय भैंसे ये दिल्ली में अब नहीं रह सकती। तो मैंने ये राणा जी, मेरा ध्यान आया कि ये भाजपा वाले लंबा तिलक लगा करके रोज ये भगवे कपड़े पहन के, वस्त्र पहन के नारे देते हैं कि देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, और वहां विपक्ष में कांग्रेस थी। तो मैंने नारा दिया कि मैंने कहा देश धर्म का नाता है, गाय भाजपाइयों की माता है, तो भैंस कांग्रेसियों की फूफी है, और ये दिल्ली में रहे, यही तुम्हारी ड्यूटी है, जय श्री राम। ये मेरा नारा देके, और मैं वहां भैंस लेकर के विधानसभा के गेट से बांध दी, गेट से। उस समय तक ये भी पॉलिसी नहीं बना। मेरे ही धरने से सबसे पहली चढ़ाई विधानसभा पर, पहली विधानसभा पर पहली चढ़ाई पशुओं सहित वो मुखिया गुजर ने की, वो रिकॉर्ड में है। तो मुझे फिर वहां जब हो गया तो उनसे समझौता हुआ, और वो वैकल्पिक, वो सेम यही मुद्दा था वन गुजरों, तो वैकल्पिक व्यवस्था के चलते वो उन्होंने फिर वो लड़ाई रुक गई। आपका गांव कौन सा है? मेरा दिल्ली में ही मेरा गांव है, दल्लूपुरा। गांव का नाम क्या है? दल्लूपुरा। तो गांव का भी सपोर्ट आपके साथ आ गया होगा? पूरा दिल्ली के जो पशुपालक थे, तमाम बिरादरियों के लोग, वो सारे के सारा 46,000 दिल्ली में डेयरियां थी, तो मैं उनका प्रधान बना, और हमने वहाँ दिल्ली डेयरी यूनियन बनाई। तो दिल्ली डेयरी यूनियन और पथिक सेना के बैनर तले वो लड़ाई हमने लड़ी, और वहाँ जो है फिर वो लड़ाई जीती, वो भी वन गुजरों की भी जीती, वो भी जीती।
बस ऐसे करते करते फिर ये 94 की बात थी। 21 मार्च 1994 को मैंने विधानसभा पर पशु सही चढ़ाई करी। तो फिर वहाँ मेरे प्रदर्शन के बाद तारीख भी याद है आपको? मेरे सारी तरीके याद है, सारी सब चीज क्या खाते हैं याददाश्त? बस ऐसा कुछ नहीं पता। कुछ भी पीते हैं। मैं राजनीति में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना आदर्श मानता हूँ, तो उन्हीं की पूरी बातें मेरे अंदर आ गई। उनकी याददाश्त भी कमाल की। मेरा जो व्यवहार है, ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह जब हवाई जहाज से उड़ते थे तो बता देते थे नीचे कौन सा गांव है। हाँ, ये सच्चाई है। उनसे जमीन से जुड़ा नेता या तो चौधरी चरण सिंह जी को मैं मानता हूँ, देश में उनसे कोई ज्यादा जमीन से चौधरी चरण सिंह के बारे में भी ये कहा और जाता या है कि फिर हर गांव के 10-20 लोगों को जानते थे यूपी में। हाँ, और या फिर चौधरी चरण सिंह जी के शिष्य थे नेताजी, और नेताजी का शिष्य हूँ मैं, या फिर मैंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को इतना जमीन से जुड़ा हुआ नेता देखा। उनके जैसा नेता आज पूरी दुनिया में नहीं है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इन दोनों अपने नेताओं का, और फिर मैं राजनीति में भी जो गया तो चौधरी चरण सिंह जी की धरती को इसीलिए मैंने वहाँ उसको मैंने डिमांड करी थी, मैं साहब मुझे यहीं से लड़ाओ। बागपत भी लड़े आप और मेरठ भी आ गए। हाँ। चौधरी चरण सिंह बागपत से लड़े। हाँ, और वो मेरठ में पढ़े। वो मेरी पाठशाला थी, है ना, और ये मेरी तो वहाँ बागपत कैसे पहुंच गया? तो जब ये मेरा बता रहा हूँ, ये जो धरना प्रदर्शन हुआ, तो इसी दौरान एक खबर आई कि नीदरलैंड से गोबर आयात किया जा रहा है। वो कांग्रेस सरकार थी, माननीय बलराम सिंह जी, बलराम जाखड़ जी कृषि मंत्री थे। तो नीदरलैंड से गोबर आयात कर रही है हमारी सरकार। और मैंने कहा गोबर के चक्कर में तो दिल्ली के हमारे रोजगार छिन रहा। तो मैंने एक पॉलिसी निकाली, मैंने कहा भाई जितना हमने 50 भैंसा बुग्गियों में गोबर भरा और तमाम गोबर पार्लियामेंट पे लेके पहुंच गए। तो उस समय मीडिया ये हल्का हल्का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हो गया था, तो उस समय द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में भी मेरा इंटरव्यू छपा, अमेरिका में, पूरे दुनिया में छपा, फ्रंट पेज पे हमारे देश में छपा। और बलराम जाखड़ जी ने सेम डे वो पॉलिसी कैंसिल की बड़ी लड़ाई के बाद। मैंने कहा हम ये कृषि प्रधान देश, पशु प्रधान देश। किस साल की बात रही है? ये है 17 सितंबर 1994। अच्छा, सारी तारीखें याद है। तो 17 सितंबर 1994 की बात है। तो बस इसके बाद मैं बहुत पॉपुलर हो गया, और फिर ये लोकसभा के चुनाव आ गए 96 के। तो फिर मुझे तो यही नहीं पता था कि टिकट कैसे मांगा जाता। ये तो मुझे भाजपा में रह करके 14 साल उसमें सीखा कि टिकट कैसे मांगा जाता और कैसे कटवाया जाता। भाजपा की ये बड़ी जो है ना उपलब्धिता कि वहाँ मिलना तो मुश्किल है पर कटवाना बड़ा आसान है। कैसे कटवाते हैं? बड़े साजिश वाले लोग हैं, बड़े षड्यंत्रकारी हैं, बड़े भयंकर। कुछ करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे पूरे 5 साल, काम लेंगे, खूब दौड़ाएंगे, और जब टिकट का टाइम आएगा ये विषय हमारा नहीं है, बस 1 सेकंड में ये विषय हमारा नहीं है भाई, इनका तो विषय नहीं है, हमारी जिंदगी खत्म। तो इसलिए हाँ, वो जो कहते हैं कि उनसे मिले, जहां से चलेगा आदमी कि उनसे मिलो, तो ठीक है जी वहां गए, क्योंकि वो कहता उनसे मिलो, फिर वहां से अगले का नाम दे दे, फिर घूम फिर के वहीं आ ले। अच्छा, आपके कॉलेज के लाइब्रेरियन साहब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री बन गए तो उन्हें लाइन अप करने की कोशिश नहीं करी आपने कि उनके सहारे कुछ एंट्री लें पॉलिटिक्स में? 98 में भाजपा में वही तो लेके आए थे। अच्छा, 98 में मुख्यमंत्री बन गए थे आदरणीय साहब सिंह वर्मा जी, और मैं था समाजवादी पार्टी में, लेकिन उससे पहले वो शिक्षा मंत्री थे। जब मैंने विधानसभा पहली बांधी थी तो उनके अंदर इतना अपनत्व था कि हम उनके परिवार के थे, किसान परिवार के। तो मिनिस्टर होते हुए मेरी सभा में आके उन्होंने भाषण दिया था, और उन्हीं के द्वारा ही फिर फैसला हुआ था हमारा। फिर मैं उनसे जुड़ा रहा। फिर उन्होंने, जब मेरा खूब हंगामा में चुनाव लड़ गया, तो 96 में मुझे माननीय नेताजी ने बुला करके, और 29 अप्रैल 1996 को मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ। नेताजी कैसे जान गए आपको? हाँ, नेताजी एक लड़का जो वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, कभी पार्लियामेंट में भैंस लेके घुस जा रहा है, कभी विधानसभा में गोबर की बुग्गियां लेके घुस जा रहा है, मुलायम सिंह यादव ने कैसे जाना सर? माननीय प्रोफेसर साहब जो उनके भाई हैं और हमारे गुरु हैं आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी, वो दिल्ली के प्रभारी थे।
तो नेताजी ने लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए बागपत से किसी कहा कि भाई कोई नया गुजर लेके आओ। तो हमारे उस टाइम गुजरों में राजनीतिक बहुत ज़्यादा चेतना उतनी नहीं थी, ज़्यादा नेता नहीं थे हमारे समाज में। अब तो हम कई बस भर सकते हैं कई विधानसभा से, इतने नेता हमारे अंदर हैं। तो वहाँ बस उन्होंने आगे तो बागपत में हो रहा था, बागपत के लिए कैंडिडेट ढूंढा जा रहा था, तो मुझे फिर बुलाया गया। तो प्रोफेसर रामगोपाल जी के द्वारा केसी त्यागी जी, नरेंद्र भाटी और रामचंद्र दास जी, इनकी ड्यूटी लगी कि हम लेके आएंगे। तो जब मेरे से बात करी गया तो इतना बड़ा हंगामा, इतना सब कुछ मेहनत कर रहा, लड़कों की बहुत, युवाओं की बहुत टीम थी मेरे पास, सारी बिरादरियों की। मैंने कभी जातिवाद नहीं करा, मैं लिखता हूँ लेकिन जब वाद नहीं है मेरे अंदर, मैं सर्व समाज का सम्मान करता हूँ। तो जब मैं वहाँ गया, बाहर माइक पे आवाज लगी, हम खड़े हुए थे बाहर 96 में, ये है 29 अप्रैल 1996 की बात। तो अंदर वो इंटरव्यू ले रहे थे सारे कैंडिडेटों का, जो जो लड़ाने थे उन्हें, माइक पे कि भाई मुखिया गुजर को अंदर भेजा जाए। अब मेरी उम्र थी कुल 25 साल कुछ महीने, और नाम मुखिया गुजर। तो मैं जब गया तो नेताजी ने एकदम मुझे सडनली देख के बोला, अरे तुम कहाँ से अंदर बाहर तुम कैसे अंदर आ गए? मैंने कहा जी माइक पे आवाज मार रहे हो कि मुखिया गुजर को भेजो। और मैंने कहा तो बराबर में बैठे हुए थे रामचंद्र दास जी, वो हंसने लगे क्योंकि वो मुझे जानते थे, वन गुजरों की लड़ाई में मैंने उन्हें बुलाया था एक बार। तो हंसने कहने लगे जी यही तो है। लगे यही, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा जी क्यों नहीं हो सकता, मैं हूँ। मैंने फिर हाथ में लिखवा रखा था, ये खोल के दिखा। अच्छा बैठ। हाँ मुझे सोचा कि ये तो नया बच्चा है, तुम कहाँ से आए? तो तुम क्या गुजर हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ। हमें सोचा कि कोई लंबा तगड़ा होगा, बड़ी बड़ी मूछें लेकर के पगड़ी बांधे हुए होगा, और तुम मुखिया गुजर हो? अच्छा ठीक है, कितनी उम्र है? मैंने कहा जी अभी 25 का हो गया, लौटा हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर कह लगा हम चुनाव लड़ाएंगे, तुम लड़ लोगे? मैंने कहा हाँ जी। कह लगे तो कैसे लड़ोगे? बहुत चुनाव लड़ने के लिए। मैंने की 4000 लड़के, तो मैंने की मेरे जब आप कहोगे मैंने की 2 दिन में बुला दूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, मैंने की मेरी इतनी फौज है। फिर मैं पहलवानी भी करता था, तो मैंने की मेरे साथ पहलवान भी है। तो नेताजी पहलवान थे, पहले मुझे मालूम नहीं था, लेकिन नेताजी जब मैंने बताया कि मैं पहलवान भी रह लिया हूँ, तो नेताजी ने कहा फिर तो ठीक है। मुझे फिर बड़े कलेजे से लगाया। फिर मेरे से और भी बहुत बातें करी। कह लगा अच्छा हम तुम्हें चुनाव लड़ाएं, कहाँ से लड़ो? मैंने कहा जी आप कहाँ से लड़ाना चाह रहे हो? कहने लगे कि हम या तो मेरठ से लड़ाएंगे या फिर बागपत। मैंने कहा जी मुझे बागपत लड़ा दो आप। तो बागपत देख लो बहुत कठिन। मैंने कहा कह लगे वहाँ क्यों? मैंने कहा वहाँ मेरे आदर्श और मेरे पूर्वज चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है। मैंने कि मैं उस मिट्टी से तिलक करके इस राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो मैंने कि मेरी वो पाठशाला बन जाएगी। मैंने कहा मैं सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आप मुझे वहाँ, तो बड़े खुश हुए चौधरी साहब की बात सुन के, क्योंकि चौधरी साहब से उनका लगाव तो गुरु थे। तो उन्होंने कहा था चलो ठीक। क्या लगे पहले अपने जाओ बाहर जाके अपने घर वालों से बात करके होगा। तो मैं गया, तो मैंने वहाँ से फ़ोन करा। मैंने कहा जी मेरा टिकट हो रहा। तो मेरे पिताजी बोला रहा चुतरा है जो का हमें पागल बना रहा, तेरा टिकट हो रहा जो कि हमारे बराबर में है। बंसल जो है 25 साल से हम देख रहे हैं, इसे नगर निगम का टिकट नहीं मिला, तुझे MP का टिकट मिलेगा। क्योंकि इतनी कह के उन्होंने फोन रख दिया। पिताजी ने, उन्हें यकीन नहीं था। मैंने जिसको फोन करा कोई यकीन ना करे। मैंने कहा ना करे तो मत करो। लोगों को लगता था 25 साल का लड़का ये, और इसको बागपत से MP का टिकट कैसे मिला? हाँ यही तो। फिर मेरे चाचा जो थे ना, हमारे पिताजी 4 भाई हैं, सब इकट्ठे थे, बहुत प्यारा पिताजी और मैं। तो मैं बड़े पिताजी से तो नहीं बोलता था, छोटे चाचा जी की मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये इतना सब कुछ इसने नाम कर दिया तो ये चुनाव लड़े। वो बड़े चाहते तो उन्होंने ही सबसे संपर्क किया था। तो बस चाचा जी को मैंने बता दी, मेरी चाचा जी ऐसे ऐसे होगी। तो बड़े राजी हो गए, लगे ठीक है तू आ जा। तो बस मैं गया, उन्होंने मेरा नाम डिक्लेयर कर दिया। फिर 3 मई 1996 को मैंने पर्चा दाखिल किया मेरठ में। और इस क्रांति धरा से चौधरी जिला मेरठ था, बागपत तो था, जिला मेरठ था जब यहाँ पर्चा भरा। और 8 मई 1996 का चुनाव था। तो वहाँ चुनाव इतना अप्रत्याशित हुआ कि मुझसे पहले 68,000 वोट मिलती थी, मुझे उस समय 2.25 लाख यानी डबल वोट मिली। और चौधरी अजीत सिंह जी मेरे से पहले सिर्फ 2 जनसभा करते थे अपने लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसमें घूमे,
और बस फिर मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ और मुझे इतना प्यार दिया। वहाँ कहते हैं वहाँ के भाई पथराव होता ये होता, मुझे तो सबने गले लगाया, चौधरियों ने गले लगाया, मेरे तो सारे गांव मेरी टीम थी। मुझे किसी ने आज तक एक भी, मेरे 2 चुनाव हुए, कभी जाटों के किसी युवा ने या किसी और ने मुझे कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा कब लड़े आप? दूसरा फिर चौधरी साहब ने, अजीत सिंह जी ने जब ये रिजाइन कर दिया, क्योंकि केंद्र में उस समय 13 दिन की सरकार बनी थी अटल जी प्रधानमंत्री, तो वो हो गया था। तो फिर बदले तो देवगौड़ा जी को, तो संयुक्त मोर्चा बन गया था। तो समाजवादी पार्टी जो थी संयुक्त मोर्चा का हिस्सा देवगौड़ा जी ने बनाया। तो उन्होंने कहा भाई चौधरी चरण सिंह जी बड़ा नाम थे किसानों का, तो उनका बेटा जो है वो कांग्रेस में थे उस समय पहले, कि कांग्रेस में अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ जाओ। तो चौधरी साहब ने किसान कामगार पार्टी, भारतीय किसान कामगार पार्टी का गठन किया और यहाँ से लोकसभा से रिजाइन किया और फिर चुनाव हुआ। तो कांग्रेस से पहले वो लड़े थे, लेकिन फिर दूसरा चुनाव, अब नेताजी थे उसमें संयुक्त मोर्चे में, तो मैं लड़के हटा था, तो सब लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं, जब 6 महीने बाद फिर उपचुनाव हुआ और उसमें फिर ये आया कि मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पे कैसे लड़ूं। मैंने नेताजी से कहा मैं दोबारा लड़ूंगा, मैंने कहा सिंबल, हम सिंबल नहीं दे पाएंगे, हम तो वो है गठबंधन का हिस्सा। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि कांग्रेस वाले हरीश पाल जी जो हैं, ये एक जयनारायण जी पूर्व विधायक होते थे, उस समय यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष थे दयानंद गुप्ता, ये सारी फौज जो है ये पहुंच गई मेरे घर दिल्ली कि भाई आप चुनाव लड़ो। जितेंद्र प्रसाद जी प्रदेश अध्यक्ष थे, सीताराम केसरी जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे लड़ना था। तो मैंने क्या काम किया कि उनसे वो लेकर के सिंबल, और जिस दिन पर्चा दाखिल किया मैंने एक नारा दिया, मैंने कहा एक अंदर की बात है, मुलायम सिंह जी मेरे साथ है, बस मेरा चुनाव हो गया। प्रत्याशी आप कांग्रेस का सिंबल था। अब मैं नेताजी के साथ धोखा भी नहीं कर सकता था, तो मुझे नेताजी को ही अपना नेता मानते हुए मैंने चुनाव लड़ा और उनकी फोटो लगाई मैंने, लेकिन सिंबल था कांग्रेस का, और ये मैंने नारा दिया कि एक अंदर की बात है, मुलायम सिंह जी मेरे साथ है। उसमें भी मैं दूसरे नंबर पे, मेरी फाइट आई। कितने वोट मिले? बल्कि मैं खेकड़ा में पहले चुनाव में जीता मैं 37,000 वोट से, खेकड़ा विधानसभा में चौधरी अजीत सिंह जी को 37,000 लीड करी मैंने, और दूसरे चुनाव में मैं 34,000 से जीता खेकड़ा विधानसभा से, और बागपत मेरी बराबर 2.25 लाख वोट मिला। आपने चौधरी साहब को खेकड़ा विधानसभा सीट में हरा दिया। 2 बार हराया मैंने चौधरी साहब को। जब चौधरी साहब 2 बार हार गए वहां, और मेरी बागपत में बराबर टक्कर, सिवालखास में बराबर टक्कर, बरनावा में मुझे मिली 34,000 वोट, छपरौली ले गया बस 1-2 लाख की लीड। छपरौली तो एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। मुझे उस चुनाव में, मेरे पहले चुनाव में हर गांव में जाटों ने मेरा स्वागत किया, मुझे खुशी होती थी कि भाई हमारी एक ही बिरादरी है गुर्जर जाट, तो मैंने कहा ठीक है मुझे सम्मान मिल रहा। लेकिन जब मैंने देखा गांव स्वागत बड़े तगड़े हुए, जब वोट निकली तो कुछ नहीं, किसी गांव में 8, किसी में 6। वो मैंने कहा ये कैसा परिवार है मेरा, मैं बड़ा परेशान, और सारी टीम मेरे साथ। अब 6 महीने बाद जब दोबारा चुनाव हुआ, तो वहाँ कासमपुर खेड़ी है, उसमें मेरे एक दोस्त है विजय जी, उन्होंने सभा रखी पहले भी और दोबारा। मैंने वहाँ क्या किया, मैंने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रही, भीड़ तो इतनी है, पैसा भी दे रहे हो, और मैंने कहा वोट यहाँ से मुझे कुल 12 मिली। मैंने भाई ये बात तो गलत है, मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हो। तो जब कुछ लोग अजी नहीं आपके नहीं, आपके समझ में आ गया, आपके ये हो गया है, युवा बोले, तो एक ताऊ उठे, ताऊ उठ के आए, एक बड़े बुजुर्ग थे, हाथ में उनके बैग था, कहने लगा ओ भाई सुनो रहा, हम बतावेंगे भाई, हम बतावेंगे क्या बात थी। तो मैंने कहा ताऊ जी आप ऊपर आओ, तो माइक पे आए। जब बोले बेटे बात ऐसी है, जाकर तू भी माराई है, जाकर कहते हैं वो बच्चे को, बेटे बात ऐसी है, जाकर तू भी माराई है, और हम तुझे राय देनी चाहे थे, पर बेटे तेरी साथ तो उस वाली होगी कि जब वोट देने का, राय देने का टाइम, राय बोलते हैं वोट को, राय देने का टाइम आया, तो चौधरी चरण सिंह सबके सपने में पहली रात को डोल गया। ये पता हम क्या करें। और मैंने कहा चौधरी साहब रात को डोल गए, क्यों कहा? तो मैंने कहा भाई तुम्हारा क्या कसूर है, फिर तो तुमने ठीक करा। ये हमारे बिरादरी तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अरे साहब मुझे पता, मेरा परिवार, मैं आपको एक बार बता दूं, मैं वहां से 2 बार हरा दिया मेरे जाटो भाइयों ने, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को
असलियत में जाटों को कुछ समझने वाला नहीं है राणा जी। इनको अगर कोई जरा सा सम्मान दे दे और प्यार से इनके बीच में बैठ जाए ना तो अपनी जान पे खेल जाते हैं ये। मैंने ये चीज उस क्षेत्र में महसूस करी है, जबकि मैं हारा, मुझे लोग वक्त उल्टा सीधा बोलते हैं और चुनाव लड़े, सब पे पथराव हुआ, मुझे क्यों नहीं पथराव कर, मेरे को गले लगाते हैं आज भी। अच्छा, आपने पार्टी का वोट भी बढ़ा दिया, लगभग 2 लाख वोट, 60,000 से 68,000 से ज्यादा। हाँ जी, 3 गुना वोट बढ़ा है। हाँ हाँ, किसी को मिलता ही नहीं 68 से फालतू। बस वहां से एक वो मेरी शुरू हुई, मेरी देश भर में पहचान बन गई। तब शादी हो गई थी आपकी? शादी तो मेरी 14.5 साल की होगी थी। ये कुलविंदर सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, ये मेरे से 21.5 साल छोटे हैं बस, जबकि ये तीसरे नंबर का है। अच्छा। जब मैं 21.5 साल का था, वो 17.5 साल का था, तो बड़ा बेटा हो गया था मेरा। मतलब होश संभालती पैरों पकड़ा हो गया मैं, ये लगा लो आप। और मेरा तो ये इसमें कैसे तालमेल बिठा आपने, पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन? अब राजनीति में तो 24 घंटे का टाइम देना होता है। मेरे घर में संयुक्त परिवार है मेरा। मेरे पिताजी चारों भाई संयुक्त एक ही हवेली में रहते हैं, आज भी एक घर में हम दिल्ली में। और मेरी माँ चारों सगी बहन, तो बहुत संस्कारी परिवार है मेरा। मेरे फिर जो, अब मुझे थोड़ा सा हमारे घर में अलाउ नहीं है ऐसे घर के बारे में बात करना, लेकिन आप ये कोई गलत बात भी नहीं है। मतलब मेरा जो जीवन साथी है ना, मेरी जो धर्मपत्नी है, अगर भगवान ऐसी धर्मपत्नी सबको मिल जाए तो ये स्वर्ग बन जाए धरती। मेरा इतना साथ दिया उन्होंने। वो कहती नहीं कभी कि आप हर समय घूमते रहते हो? कभी उसने शिकायत मेरे से नहीं करी, चूंकि संयुक्त परिवार में थी, ओले पर्दे में उसको रहना और सेवा करनी, पूरे चारों माओं की, अपनी चारों सासों की। झगड़े नहीं होते महिलाओं में? कभी कुछ नहीं। हमारे यहाँ ये आज भी देश की राजधानी, बहुत पॉश इलाके में रहता हूँ मैं, कृष्ण नगर में, ये आवाज नहीं आनी चाहिए। बस घर में औरतों को ये वो है कि भाई इस तरीके तुम्हें जो चीज चाहिए समय को सब मिलेगी। और जो आज भी हम जो बहू बेटों की शादी करते हैं तो उनके इंटरव्यू लेते हैं बहुओं के, लड़कियों के, तो जो हमारे इंटरव्यू पास होगी वही हमारे घर में आ सकती है। बड़ा हिसाब, बहुत विचित्र परिवार है मेरा। मेरे भाई जान पे खेल जाते हैं मेरे लिए। तो निहायत निजी बातें होगी। हाँ, 16 भाई हैं हम लोग। अच्छा। सारे 16 भाई हैं, और उन्हीं की बदौलत ही मैं आज राजनीति में इस संघर्ष के उस पर चल रहा हूँ। तो जब बागपत में आपने चुनाव लड़े दोनों, उसके बाद फिर क्या प्लान किया, अब कैसे आगे बढ़ा जाए? फिर चौधरी साहब ने जाट गुजरों की पंचायत कर दी दिल्ली में। उन्होंने कहा कि भाई मुखिया को समझाओ, ये बालक है कि ये तो जाट बेल्ट है, 4 लाख वोट जाटों की हैं बागपत में, और यहाँ 3 लाख वोट जाटों गुजरों की थी इसमें, मेरठ में, क्योंकि हस्तिनापुर इसमें था। कि ये बच्चा है, इसकी वजह से जो कि तमाम दोनों बिरादरियों में मतभेद हो रहे हैं, इसलिए ये तो संभाले मेरठ और मैं बागपत संभालूं। तो उसके बाद फिर मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अब ठीक है, चौधरी साहब के सामने कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा उनसे बात। आपकी चौधरी साहब से चुनाव के बाद में मुलाकात हुई फिर कभी? उस समय बहुत प्यार करते थे, और मैं आज आपको एक बात बता दूं, नेताजी जैसा लीडर नहीं हो सकता, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जितना शरीफ नेता भी कोई नहीं था, इतने शरीफ थे वो। उनसे लोग बाग काम करा लिया करते थे। मैं उनके खिलाफ लड़ा हूँ 2 बार, खूब बोलता था उनके खिलाफ, लेकिन बहुत सज्जन बहुत थे। अच्छा, चुनाव के दौरान आपकी मुलाकात हुई हो कभी? नहीं, जब लड़ रहे थे? चुनाव के दौरान तो नहीं, उनसे तो मुलाकात नहीं हुई थी। बाद में मुझे जरूर बुलाते थे, फोन, फिर मुझे फोन कर लिया करते थे, तो क्यों मुझे समझाते थे तू मेरा पीछा छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है जी। कोई किस्सा बताइए जब बुलाया हो उन्होंने, कोई बात हुई हो? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई तू ऐसे ऐसे यार, तेरी वजह से दोनों बिरादरियों में मतभेद हो रहे हैं, और तू चूंकि गुजर लिखता है, तो गुजर और कोई लिखता नहीं था, तो सबसे पहले जाति मैंने लिखनी शुरू करी, तो इसलिए यार समाज के उसमें मैंने कहा ठीक है चौधरी साहब, मैंने कहा आप मेरी सपोर्ट कर दें, क्या तुझे मैं सपोर्ट करूंगा, तो मेरा उनसे अच्छा हो गया। उसके बाद में जब यहाँ जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, तो चौधरी साहब के पास मैं गया बाकायदा। अच्छा। बसंत कुंज उनकी कोठी पे। ये कोई कब की बात है? आपसे 10 साल पहले, 2015 में। तो मैंने कहा साहब आपके यहाँ 3-4 जीते हुए हैं जिला पंचायत सदस्य, तो मैंने कहा आप मुझे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने सबको फोन किया, ये हुड्डा को भी फोन किया, विपिन को भी फोन किया, तालिबान को, रविंदर को किया, तालियान जो है, और एक और थे उसको फोन किया, तो कि भाई ये मुखिया हमारा छोटा भाई है और इसके साथ रहना। वो मुझे
ये हुड्डा जो मेरे सामने जिला पंचायत का चुनाव लड़के बर्बाद करा दिया लंबू ने, ये महाकरप्ट जो संगीत सोम, इसने जो हुड्डा को लड़ाया, बहुत सीधा शरीफ है ये हुड्डा, बहुत बढ़िया अच्छे खानदान का बच्चा, और मेरे सामने लड़ा दिया जबकि मेरा भाई है बिल्कुल। तो हमने लेकिन चुनाव लड़ के उसके बाद हम दोनों साथ हो गए। तो यहाँ आप जिला पंचायत में मेरी मदद जिला की। पंचायत में एंट्री ले लिया आपने, हाँ और जीत भी हासिल कर ली। हाँ, बस भाई साहब ने खूब प्यार दिया। मेरठ की ये क्रांति धारा मुझे सूट कर गई, वरना मैं राजस्थान भी गया, वहाँ भी चुनाव हार के आ गया। वहाँ भी मैंने राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ा आपने? हाँ लड़ा ना 2008। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो? बानसूर, अलवर जिले की बानसूर। कितनी बार गई राजस्थान? और वो पार्टी कौन सी थी जिससे लड़े? पार्टी तो वहां मैं निर्दलीय लड़ा, फिर बसपा ने मेरा समर्थन दे दिया था मुझे, लेकिन मैं निर्दलीय लड़ा वहां, चूंकि वहां आरक्षण की लड़ाई मैंने स्टार्ट की थी ना। अच्छा, यूपी में भी आपने कई सीटें बदली ना, जैसे बस मैंने घुमंतु गुजरों की लड़ाई क्या स्टार्ट करी, पर मेरा जीवन भी घुमंतु ही है। मैं यायावरी जीवन जी रहा हूँ, ये समझ लो राजनीति में ये है। संघर्ष बहुत करा, जेल भी जाना पड़ा इस सफर में आपको? 17 बार जेल काट चुका हूँ अब तक समाज के लिए। कुल टोटल कितने दिन जेल में रहे? भाई मैं पाकिस्तान बॉर्डर में जेल रहा, राजस्थान में, वहाँ आरक्षण के मुद्दे को लेकर वहाँ वसुंधरा जी मुझे रोज नए नए झूठे मुकदमों में उठा के भिजवा दिया करती थी। वहाँ टोंक जेल में रहा, 2-2, 2.5, 3-3 महीने रहा, और अलवर की जेल रहा, जयपुर की सेंट्रल जेल रहा, अचरौल जेल रहा, और बहरोड जेल रहा। 6 तो काटी मैंने वहाँ उसमें राजस्थान, और 5 बारी पशुपालकों के लिए यहाँ रहा दिल्ली, 4 बारी, और फिर मेरठ में रहा। मेरठ में जब यह जिला पंचायत का चुनाव हो रहा था, तो जब उसमें यहाँ मुझे बिना ही उसके 151 में यहाँ में रहा 9 दिन। शांति भंग जेल। हाँ शांति, मेरे से बड़ा खतरा था क्रांति धरा को। क्रांति धरा को खतरा था या किसी दल विशेष के नेता या अधिकारियों को खतरा? बस ये यहाँ सरकार को खतरा था, लेकिन मैं बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। जब मैं आज एक दिलचस्प किस्सा है, मीडिया में भी उस समय खबरें छपी इसको लेकर। जब मेरठ में वसुंधरा राजे सिंधिया आई, तो राजस्थान में तो आपने बताया कई बार आपको जेल भेजा उन्होंने, लेकिन मेरठ जब वो आई तो मंच पर जब आप पहुंचे वहाँ, तो क्या कहा उन्होंने आपसे? असल में मैं वसुंधरा जी से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है, और उनका भी मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है। और वहाँ लेकिन मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा था, आरक्षण की, सत्ता में रहते हुए, पार्टी में रहते हुए। तो जब वसुंधरा जी मुझे जेल तो भेज चुकी, लेकिन मेरे से लगाव रखती थी कि ये है सीधा सच्चा है। तो जब यहाँ आई तो मैंने उनको पता नहीं चलने दिया। मैं राजस्थान भी, मेरा घर है वहाँ आज भी, पता नहीं चल पाया उन्हें कि ये इसका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है। तो जब यहाँ आई और अचानक उन्होंने जैसे उसमें सबसे पहले तो उसमें देखा ये सर्किट हाउस, तो एकदम देख करके उनकी इतनी मोटी मोटी आंखें निकल गई कि ये तू यहाँ कैसे है? मैंने कहा यहाँ मैं प्रथम नागरिक हूँ। कहें तो माने सब प्रकाश अग्रवाल जी बोले, आपको नहीं पता इनको क्या ये इनका बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष है? कहते क्या बात कर रहे हो, मुखिया योग्य तो रोज मेरे पास रहता हूँ राजस्थान। मैंने कहा जी मैंने कर दिया काम। तो बड़ी हैरान हुई। फिर उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, बड़ी नेता हैं और बहुत लोकप्रिय है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है राजस्थान में, मैं उस बात से बहुत दुखी हूँ। फिर उसके बाद मेरा माननीय वसुंधरा जी ने हाथ नहीं छोड़ा, सबके सामने हाथ पकड़ के मुझे घुमा के रहते हैं। और फिर जब स्टेज पर चढ़ी तो मुझे अपने साथ में वहाँ तो माइक पे उन्होंने स्पेशल ये बात कही कि मैं हैरान हूँ कि मुखिया गुजर यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, मैं तो इसको राजस्थान का समझती थी। और अगर मुखिया गुजर यहाँ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तो कोई ना कोई हंगामा रोज होता ही होगा। ये बात उन्होंने कही, कह लगे राजस्थान भी ये चैन से नहीं बैठता तो यहाँ भी नहीं बैठता होगा। तो बस वो बड़ी नेता है, मेरा उनसे बहुत लगाव है आज भी असलियत में आज की राजनीति में राणा जी मैं फिट कम बैठता हूँ, क्योंकि मैं आदर्शवादी राजनीति कर रहा हूँ और अब है अवसरवादी राजनीति का समय। यहाँ मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो अब कैसे आगे का सफर कैसे तय करेंगे? नहीं, फिर मैंने अपनी पार्टी वही चुनी ना, घर वापसी करी जहां मेरे आदर्श फिट बैठते थे। आप हैरान हो जाएंगे एक बात सुन करके, जब मैं भाजपा में था 14 साल रहा हूं, और वहां भी मैं रहते हुए मैंने अपने गुरु इनका माननीय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर नहीं उतारी थी, मैंने उनकी तस्वीर लगा के रखी, और चौधरी चरण सिंह जी की। तो मैं अपने आदर्शों को उससे के साथ समझौता नहीं होता। 22 में आप फिर जो है
22 में जब ये इन्होंने ये भ्रष्टाचारियों ने मना कर दिया टिकट देने को, ये चूंकि वो काली पोत दी सम्राट मीर भोज जी के मुंह पे भाजपाइयों ने, मुख्यमंत्री ने, तो बस मेरी आत्मा ने मुझे गवाही नहीं दी कि मुझे अब इनके साथ रहना चाहिए। तो बस बेटा मेरा, जब मैं पार्टी छोड़ने लगा, माननीय अखिलेश जी को मैंने फोन किया, माननीय जयंत चौधरी को फोन किया, दोनों को फोन करा। मैंने कहा जी आज हमारी जो है ना अस्तित्व पे खतरा आ गया। तो उन्होंने तभी जो है वो कर दिया, ट्वीट कर दिया कि भाई हमने इतिहास में पढ़ा है कि सम्राट मीर वो तो गुजर थे। तो बस उससे समाज की प्रतिष्ठा बची। तो मेरे मन में इन दोनों का गठबंधन था, मेरे मन में इनके प्रति श्रद्धा जगी। और अखिलेश जी ने मुझे कहा कि आप अपने घर वापस लौटो, और ये मुझे तवज्जो नहीं देते थे भाजपा वाले, जबकि मैंने इनके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो और इनके जो संघ की एक बड़ी अच्छी पैठ भाषा है इनके यहाँ, अच्छा कितनी सेवा कर लो इनकी। मुझे गणवेश पहरा दिया और सारी कुछ शाखा वाखाओं में खूब जाता था, लेकिन जब काम पड़े जो कहीं ये विषय हमारा नहीं है, बस इनका विषय कहना हम बर्बाद। तो इसलिए जो ना कुछ नहीं है, जिसको देश की सेवा करनी हो, गुलामी करनी हो, डर के जीवन जीना हो, वो तो भाजपा में रहे। और जिसे आदर्शवादी राजनीति करनी है, सर्व समाज का सम्मान करना है, तो उसे भाजपा से दूर रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए अब अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य दोबारा से जिला पंचायत क्रांतिधरा में और इसकी उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायत घर का सदस्य बनना। तो कोई सीट आपने अभी फिक्स की है या घुमंतु की तरह अभी? मुझे अचानक भेजा गया वहाँ 14 दिन पहले मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, गंगा पार 42 हसनपुर। हाँ, पिछला चुनाव आप वहीं से लड़े। मैं मीरापुर मांगता था उनसे पहले से। मीरापुर में मेरा गांव में हर बिरादरी में ठिकाना है, 10 साल हो लिए मुझे, वहाँ मेरा मकान भी है। लेकिन मैंने वहाँ मांगा तो वो मेरा भतीजा है चंदन सिंह, तो उसको चंदन चौहान MP है। हाँ, चंदन चौहान जी, वो भतीजा है जी मेरा। तो उसको लड़ा दिया कि भाई यार मैंने 2 साल पहले उससे वादा किया हुआ, आप क्यों वहाँ मत जाओ। तो मैंने कहा ठीक। अब चंदन जी शपथ लगा गए पार्टी के साथ धोखा करके। तो अखिलेश जी, मैंने कहा जी अब बताओ जी भतीजा कहाँ है? लगे यार उसने धोखा कर दिया, अब तू पकड़ ले मीरापुर। तो फिर मैंने मीरापुर अभी चुनाव लड़वाया, वहाँ बहुत धांधली हुई, चुनाव लड़वाया। लेकिन अब आगे, अब जहाँ से भी मेरी पार्टी या मेरे नेता कहेंगे अखिलेश जी या प्रोफेसर, तो मैं वहीं से रहूँगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। रोज घूमता हूँ सबके सुख दुख में, तो मुझे कहीं भी क्या शेड्यूल रहता है? आप क्या करते हैं आमतौर पर? मैं देखो मेरे उठते हैं, मैं कितना प्रैक्टिकल हूँ। देखो मैंने कभी अंडा, मीट, मच्छी, बीड़ी, सिगरेट, पान, शराब को जीवन में हाथ नहीं लगाया, कोई बता नहीं सकता। किसी के साथ चिटिंग पिटिंग धोखा फरेब किया नहीं है, कोई बता नहीं सकता। और आप हैरान हो जाओगे, मैंने इतने चुनाव लड़ लिया, आज तक चंदा नहीं मांगा किसी से भी। रिकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ आपके सामने, किसी से मांगा हो तो जरा आ जा, जरूर कमेंट कर दे वो मेरे इस पर। कभी नहीं मांगता हूँ, कोई अपने आप दे देता तो ले लेता हूँ। दोस्तों अगर आपने चंदा दिया है तो कमेंट बॉक्स हाँ, वो ये दे पूरे दुनिया में ये कह सके कोई कि मुखिया गुजर ने मुझसे चंदा मांगा, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी जी। तो अब ये लक्ष्य है कि विधानसभा में एंट्री लेनी है, और उसके पहले इसी साल जिला पंचायत। तो पंचायत के लिए जुट गया। कुलविंदर को लड़ाएंगे, खुद लड़ाएंगे? अब देखो कुलविंदर तो है भाजपा में, और उसका जो बड़ा भाई है वो दोनों बीजेपी में है। वो यूँ कह रहे हैं कि आपका जन्म हुआ जहां, आप अपने घर जाओ। समाजवादी में हुआ था मेरा जन्म, राजनीति में, और जो क्या हमारा जन्म हुआ बीजेपी में, तो हमें हमारे घर रहने दो। तो बाली हो अभी आखिरी बार कब साथ बैठ के खाना खाया था बेटों के साथ? रोज बैठ के साथ नहीं, वैसे मैं तो रहता हूँ मेरठ। वो मेरे स्कूल कॉलेज है, तो कॉस्मोस कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से, दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो वो संभालते हैं उधर। लेकिन हाँ, जब भी मैं जाता हूँ हमेशा साथ होता हूँ, अपने भाइयों के साथ। तो खाने पे चर्चा नहीं बेटों से कि भाई घर आ जाओ? चर्चा हुई है। मैंने कहा क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी? मैंने कहा यहाँ आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। लगे जो कि चलो एक बार और देख लेते हैं। पिछली बार तो बहुत साजिश करके उसको जो अच्छा, ये खासियत भी नेताओं में ही होती है कि एक ही परिवार के 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य अलग अलग पार्टियों में रहते हैं, एक ही टाइम पे खाने पे साथ बैठते हैं, नाश्ता साथ करते हैं, अलग अलग विचारधारा की पार्टी के साथ पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो ये संतुलन कैसे बनता है? ये असल में अपनी अपनी विचारधारा होती है। अब मैं क्या है, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ वो लड़ने भिड़ने वाली थी, तो मैं
राष्ट्र अन्याय और अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं रह सकता। उनको सिखाया यह गया कि पूरा देश गड्ढे में चला जाओ पर चुप रहना और करो कुछ, लेकिन रहो चुप। भाजपा में ये सिद्धांत है कि कोई कुछ भी कांड कर ले, बस तुम चुप रहो, अंदर ही अंदर चेक पूरा करते रहो। तो वो मेरे जो बेटे है ना, वो इनकी संगत में रहे तो वो बिल्कुल शांत रहते हैं। सांस्कृतिक बदलाव हो गया, मूल्य मान्यताओं का, हाँ, परवरिश का भी बदलाव हो गया। हाँ, क्योंकि आप जब यूथ थे तो स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रहे थे, वो थोड़ा फैसिलिटी के साथ आगे बढ़ हाँ, वो सुविधाजनक थी और उनको हॉस्टल में पढ़ाई करके आए, तो इसलिए थोड़ा सा परिवेश का भी अंतर होता है और उसका संगत का भी असर। आपको उम्मीद है कि अंततः आप जो है कामयाब हो जाएंगे उन्हें अपनी राह पे लाने में? अगर भाजपा उन्हें लड़ा देगी तो ठीक है, लड़ लिया, वो अपने आप ले आए तो, वरना मेरा तो पे रही है, मेरा नेता तो गड़े लगा ही लेगा मैं उन्हें फिर अपने यहाँ से लड़वाऊंगा और क्या। चलिए, ये बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिलचस्प किस्से आपने सुनाए। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप सवाल भी उठा सकते हैं, उन सवालों का जवाब अगले इंटरव्यू में हम मुखिया गुर्जर जी से लेंगे। अपनी सहमति और असहमति दोनों आप यहाँ दे सकते हैं, दोनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।